द्वितीय वर्ष भूगोल के विद्यार्थियों के लिए आज हम मानव भूगोल में पूर्व जो हमने सिद्धांत का शुरुआत जो की थी मानव प्रजातियों के बारे में, उस सिद्धांत को आगे बढ़ाएंगे और ज़्यादा उस सिद्धांत के बारे में जानेंगे। तो विद्यार्थियों, प्रजातीय जो कटिबंध हैं उनका विस्तार तो हर महाद्वीप में हमें देखने को मिलेगा। इन कटिबंधों में आप पाएंगे ये मध्य एशिया से बाहर की ओर आती हैं। मध्य एशिया से बाहर की ओर आने वाले इसकी टेंडेंसी है। अब टेलर का जो सिद्धांत है वो इस कारण से भी उसको बल मिल गया कि आदिम प्रजातियां उन क्षेत्रों में निवास करती हैं जहां उनका उद्भव नहीं हुआ। वे दूसरे प्रदेशों से स्थानांतरण करके आई हैं और अलग अलग महाद्वीपों में मिलने वाली प्रजातियों के अध्ययन से ये नतीजा निकाला गया है कि इन प्रजातियों का अपकेंद्रीय प्रवास मध्य एशिया से बाहर की ओर हुआ है। सबसे पहले उत्पन्न प्रजाति का प्रवास तो मध्य एशिया से हुआ और दक्षिण पश्चिम एशिया में हुआ। दूसरी जो प्रजाति थी वो दक्षिण पूर्वी एशियाई क्षेत्र से में गई और तीसरी जो प्रजाति है वो उत्तरी अमेरिका की ओर चली गई। अब ग्रिफिथ टेलर ने इन आधारों पर अपने कटिबंध प्रवास सिद्धांत का प्रतिपादन किया। पहला, प्रवास की प्रक्रिया। तो प्रवास की प्रक्रिया में टेलर ने इस बात के ऊपर ज़्यादा जोर दिया कि भाई सबसे पहले प्रजातियों की उत्पत्ति मध्य एशिया में हुई है। उसके बाद यहाँ जलवायु का परिवर्तन हो गया और सामाजिक राजनीतिक कारणों से प्रजातियों का स्थानांतरण हो गया। जलवायु में होने वाले बदलाव से स्थानांतरण अलग अलग हिमयुगों में होता रहा है। मध्य एशिया में हिमयुग प्रारंभ होने पर उत्तरी वन और स्टेपी दक्षिण में खिसक गए और इसी दौरान वहां रहने वाली प्रजाति गर्म प्रदेशों में चली गई। कालांतर में हिमयुग की समाप्ति पर कुछ लोग वनस्पति खंडों के पुनः उत्तर में खिसकते ही मध्य एशिया में आ गए और जो लोग गर्म प्रदेशों में ही रह गए उनमें शारीरिक परिवर्तन आ गए, लेकिन जो उत्तर चले गए वे ज़्यादा विकसित हो गए। दूसरा जो आधार है टेलर का वो है ग्रंथि रस सिद्धांत, यानी हार्मोन की थ्योरी। जलवायु के अलग अलग कारकों की दशाओं में बदलाव आने के कारण मानव के शरीर में स्थित अलग अलग ग्रंथियों से निकलने वाले रस में भी बदलाव आ गया। इसके कारण मनुष्य के शारीरिक लक्षणों में बदलाव आ गया, ये भी बदल गए। ये दूसरा उनका आधार था। और तीसरा जो आधार है वो है कटिबंधीय स्तर की अवधारणा। टेलर ने अपने तजुर्बे और अध्ययन के आधार पर यह बता दिया कि भाई मध्य एशिया से बाहर की ओर अलग अलग जो प्रजातियां विस्तार करके गई वे जातीय कटिबंधों के रूप में हुआ है। सबसे पुरानी जो प्रजाति है वो बाहर मिलेगी और अंत में विकसित जो प्रजाति है वो मध्य एशिया में मिलती है। यही क्रम प्रजातियों के जीव अवशेषों का पृथ्वी के आंतरिक भाग में मिलता है। अर्थात जहाँ प्रजातीय विविधता ज़्यादा है
वहाँ भूमि के नीचे स्तरों पर प्राचीन जातियों के अवशेष मिलेंगे। अब हम जानेंगे कि मानव प्रजातियों के वर्गीकरण के आधारभूत तत्व क्या क्या है। देखिए, दो मुख्य आधारभूत तत्व हैं। पहला है बाह्य शारीरिक लक्षण और दूसरा है जीन की असमानता और समपितृक एक सूत्रता, यानी जीन एक समान होगा। अब देखिए, स्थान विशेष की भौतिक परिस्थितियां और वहाँ निवास करने वाली प्रजाति की मानवीय दशाएं इन दोनों कारकों को प्रभावित करती हैं। मानव प्रजातियों के वर्गीकरण के लिए आनुवंशिक विभिन्नता की को ही आधार माना जाता है, लेकिन आनुवंशिकता भी कई कारकों से प्रभावित होती है। एक कारक है उत्परिवर्तन, यानी म्यूटेशन। विभिन्न प्रजाति के मानव शरीर की संरचना तथा लक्षणों के निर्धारण में जीन का प्रमुख योगदान रहता है। अब जीन मानव प्रजाति विशेष में लंबे समय तक स्थिर रहते हैं, लेकिन लंबे समय तक भौतिक और मानवीय परिस्थितियों में बदलाव आने के कारण जीन में भी बदलाव आ जाता है। इसके कारण शारीरिक लक्षणों में परिवर्तन हो जाता है। इन्हें उत्परिवर्तन कहते हैं। दूसरा कारक है प्राकृतिक चयन। प्राकृतिक दशाओं की विभिन्नता का प्रभाव जीन की सक्रियता और निष्क्रियता पर पड़ता है। शीत और शीतोष्ण कटिबंध की जलवायु दशाओं में जीन ज़्यादा सक्रिय रहता है, जिसके कारण मानव शरीर की त्वचा का रंग सफ़ेद हो जाता है। इसके ठीक विपरीत उष्ण जलवायु में जीन निष्क्रिय रहता है, अतः त्वचा का रंग काला या सांवला हो जाता है। तीसरा जो कारक है वो है जीन प्रवाह। किसी प्राकृतिक या मानवीय कारण से शारीरिक कमी से अगर जीन का प्रभाव रुक जाता है तो उस प्रजाति विशेष में शारीरिक स्वरूप बिल्कुल बदल जाता है। चौथा कारक है यौन चयन। अलग अलग प्रजातियों के आपस में एक दूसरे से शारीरिक संबंध होने पर प्रजाति विशेष में फर्क आ जाता है। उदाहरण के लिए, काली त्वचा वाला पुरुष किसी गोरी स्त्री से यौन संबंध स्थापित करने से उत्पन्न जो संतान है उसका त्वचा का रंग भी बदल सकता है। पांचवा जो कारक है वो है प्रजातीय मिश्रण। विभिन्न प्रजातियों के मिश्रण के कारण दूसरी प्रजाति का आविर्भाव हो जाता है। वह वर्णसंकर प्रजाति होती है। इसमें दोनों प्रजातियों के लक्षण मिलते हैं। अब देखा जाए ये बाह्य शारीरिक लक्षण कौन से हैं। तो देखिए, अलग अलग लक्षण इसमें मिलेंगे, जैसे कि आंतरिक गुणों के ग्रंथिरस के प्रभाव के कारण शरीर की लंबाई, नासिका, केश की बनावट, मुख की आकृति, इसमें बदलाव आ जाते हैं।
और इसी के कारण अलग अलग मानव प्रजातियां दिखाई देती हैं। अब अलग अलग प्रजातियों में शारीरिक लक्षण अलग अलग आकृति में मिलेंगे। देखिए, जैसे शरीर की लंबाई या कद। विभिन्न प्रजातियों में शरीर की लंबाई भी अलग अलग होती है। मुख्य रूप से शरीर के कद पर जलवायु का, वंशानुगत गुणों का, अवस्था का, स्वास्थ्य का, भोजन का, इन सब का प्रभाव पड़ता है। लंबाई तो एकदम स्पष्ट विशेषता होती है। मानव शरीर की लंबाई 142 से लेकर के 181 सेंटीमीटर के मध्य मिलती है। सामान्यतः देखें तो पुरुषों का कद 130 सेंटीमीटर से लेकर के 200 सेंटीमीटर के बीच मिलता है और स्त्रियों का जो कद है वो 120 सेंटीमीटर से लेकर 187 सेंटीमीटर तक होता है। अगर इससे कम किसी का कद हो तो उसे बौना कहा जाता है और इससे कहीं ज़्यादा हो तो इसको अत्यधिक लंबा कहा जाता है। तो मानव शरीर की जो औसत लंबाई है वो 165 सेंटीमीटर मानी गई है और मानव शरीर के कद के आधार पर हेडन ने जो शारीरिक लंबाई है उसको 5 भागों में बांट दिया है। तो देखिए, नाटा कद, तो हेडन ने कहा कि 148 सेंटीमीटर से 158 सेंटीमीटर अगर ऊंचाई है तो वो नाटा कद कहा जाएगा। और कौन सी प्रजाति है, तो अफ्रीका के पिग्मी, चीन, जापान, पेरू और दक्षिण भारत के लोग, वे इसमें आते हैं। फिर है मंझला कद, ये कौन सा है, तो 159 सेंटीमीटर से लेकर के 168 सेंटीमीटर तक अगर लंबाई है तो वो मझले में आएगी। और ये कहाँ है, कौन सी प्रजाति है, तो मलेशिया, पूर्वी सुमात्रा और न्यू गिनी में इस कद के लोग मिलेंगे। इसके बाद आता है लंबा कद, वो है 169 सेंटीमीटर से लेकर के 172 सेंटीमीटर तक और ये मिलता है भूमध्य सागरीय क्षेत्र में और ऑस्ट्रेलिया में। फिर है बहुत लंबा कद, तो ये बहुत ज़्यादा लंबा कद कहाँ मिलेगा, ये 173 सेंटीमीटर से ज़्यादा वाले को कहा जाता है। ये मिलेगा अल्पाइन क्षेत्र में, इंग्लैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, रूस में और स्कॉटलैंड में। यानी ये मूलतः तो ऑस्ट्रेलिया और यूरोप के इलाके आ गए। दूसरा है भाई सिर का आकार। बहुत सारे जो मानव शास्त्री हैं उन्होंने सिर के आकार के आधार पर भी प्रजातियों का वर्गीकरण किया है। तो ये इसको ज़्यादा स्थायी भी वे लोग मानते हैं क्योंकि इसमें बदलाव बहुत कम होता है। सिर की आकृति का जो निर्धारण है वो शीर्ष सूचकांक से होता है। शीर्ष सूचकांक का आकलन कैसे करते हैं, तो भाई सूत्र है कि शीर्ष सूचकांक बराबर है सिर की चौड़ाई बटे सिर की लंबाई गुणा 100 और ये प्रतिशत में आता है। और देखिए वर्गीकरण, तो पहले में है लंबा सिर, इसमें शीर्ष सूचकांक 77 से कम आएगा। फिर है मध्यम सिर, इसमें ये सूचकांक 77 से 81 तक आएगा। फिर है चौड़ा सिर, इसमें सूचकांक 81 से भी ज़्यादा आएगा। और पहले के जीव अवशेषों के अध्ययन के आधार पर ही हम कह सकते हैं कि आदिकाल में जो मानव प्रजातियों के सिर लंबी आकृति वाले थे, लेकिन वर्तमान में सिर चौड़े मिल रहे हैं। सिर की जो आकृति है वो जीवित और मृत दोनों में समान ही मिलती है, आकार में कोई बदलाव नहीं होता। तीसरा कारक है बालों की बनावट। बालों की बनावट पर आयु का, लिंग का, जलवायु का, भोजन का नगण्य प्रभाव पड़ता है। वंशानुक्रम का प्रभाव पूरा पड़ता है। बालों की बनावट संतानों में परिलक्षित होती रहती है। निग्रिटो प्रजाति के जो बालों का सूचकांक 40 है और मंगोल प्रजाति का
सबसे ज़्यादा है 80। बालों की बनावट केश सूचकांक आकार, बालों के रंग, लंबाई आदि के आधार पर अलग अलग होती है। विभाजन देखिए, पहला है सीधे, लंबे और खड़े बाल। ये बाल बहुत लंबे होते हैं, मोटे होते हैं, भद्दे लगते हैं। ये मंगोलॉइड प्रजाति में इस तरह के बाल मिलते हैं। दूसरे प्रकार के हैं चिकने बाल। चिकने बाल तरंगमय प्रवृत्ति से युक्त, पतले, कोमल और मुड़े हुए होते हैं। तीसरे हैं लहरदार बाल। ये बाल पतले, मुलायम और लहरदार होते हैं, तरंगों के समान। चौथा है छल्लेदार बाल। ये बाल उलझे हुए भेड़ के बालों के समान होते हैं, घने होते हैं और छल्लों में होते हैं। नेग्रिटो प्रजाति में इस तरह के बाल मिलते हैं। पांचवें हैं घुंघराले बाल। एशिया और यूरोप महाद्वीप में रहने वाली अधिकतर प्रजातियों के बाल ढीले और वक्राकार रूप में घुंघराले होते हैं। बालों की आकृति आदिम काल से ही बदलती रही है। पहले जो मनुष्य के बाल थे वे छल्लेदार ही होते थे। आगे जाकर के प्रजातियों में परिवर्तन होने से लहरदार और सीधे होते चले गए। तो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण कारक है प्रजातियों के निर्धारण में। फिर चौथा जो महत्वपूर्ण कारक आता है वो है नासिका की आकृति। तो अलग अलग मानव प्रजातियों में नाक की आकृति अलग अलग होती है। नाक चौड़ी और पिचकी हुई हो सकती है। नाक का ऊपरी भाग उच्च, मध्यम या निम्न आकृति में हो सकता है। इसके लिए मानव शास्त्रियों ने नासिका सूचकांक बनाया है, और नासिका सूचकांक बराबर है नाक की चौड़ाई बटे नाक की लंबाई गुणा 100। और हेडन ने जो नासिका का वर्गीकरण किया है वो देखिए कि सूचकांक में यदि है 55 से कम तो है बहुत पतली नाक, पतली नासिका, बहुत पतली नासिका। अगर है 55 से 70 तो है पतली नासिका। 70 से 85 सूचकांक है तो है मध्यम नासिका। 85 से 100 है तो है चौड़ी नासिका। और 100 से ज़्यादा है तो बहुत चौड़ी नासिका होगी। अब देखिए कि निग्रोइड जो प्रजाति है उसकी चौड़ी नासिका होती है, मंगोलॉइड की मध्यम चौड़ी होती है और नॉर्डिक की पतली नासिका होती है। वर्गीकरण सामान्य रूप से देखें तो देखिए गहरी नाक ये छोटी, बीच में गहरी और उठी हुई होती है। सीधी नाक में नाक की ऊपरी हड्डी सामान्यतया सीधी रहती है। फिर है एक नतोदर नाक, अर्ध चंद्राकार आकृति में मिलती है। उभरी हुई नाक, नाक का आगे का हिस्सा कुछ ऊपर उठा रहता है। घुमावदार नाक, तो नाक का आगे का भाग मामूली मुड़ा हुआ होता है। पांचवा कारक है कपालधारिता। कपालधारिता का आकलन मृत व्यक्तियों की खोपड़ी या कपाल में जल या सरसों आदि भरकर किया जाता है। इसका महत्व तो कम है वैसे, लेकिन आकृति भी कपाल की या खोपड़ी की अलग अलग मिलती है। नाटे कद की जो प्रजाति हैं जैसे निग्रिटो, निग्रो, ऑस्ट्रेलॉयड, इनकी कपालधारिता कम होती है, यानी 1300 घन सेंटीमीटर। जबकि कॉकेशियन और नॉर्डिक लोगों की जो कपालधारिता है वो ज़्यादा है, 1450 घन सेंटीमीटर। फिर पांचवा कारक है त्वचा का रंग। अलग अलग प्रजातियों में जलवायु और शारीरिक परिवर्तनों के कारण त्वचा का रंग अलग अलग मिलता है। और जलवायु के प्रभाव के कारण और कटिबंधीय क्षेत्र में निवास करने वाली प्रजाति का रंग
तेज गर्मी के कारण काला और श्याम हो जाता है, जबकि ध्रुवों की ओर रंग श्वेत होता जाता है। जलवायु के अलावा मानव की त्वचा में पाए जाने वाले मेलेनिया, केरोटिन और हीमोग्लोबिन के स्राव की मात्रा के कम या ज़्यादा होने से भी त्वचा का रंग काला, पीला, लाल आदि होता है। अब इसमें अगर हम वर्गीकरण करें तो पहला होगा श्वेत रंग वाली प्रजाति, फिर होगी पीत रंग वाली प्रजाति और तीसरी होगी श्याम रंग वाली प्रजाति। क्रोबर विद्वान ने कहा है कि त्वचा का रंग प्रजातियों के वर्गीकरण में एक आकर्षक लक्षण है, लेकिन इसके आधार पर श्रेष्ठता का दावा करना ठीक नहीं होगा। सातवां कारक है मुख आकृति। सामान्यतः मुख की आकृति सिर की आकृति से संबंधित होती है। यदि सिर की आकृति लंबाकार होगी तो मुख भी लंबा होगा, और सिर की आकृति गोल होगी तो चौड़ी होगी, तो उसके वहाँ उसकी सिर की आकृति उसी प्रकार की। आदिम काल में प्रजातियों के जबड़े उभरे हुए थे, बाहर निकले हुए थे, जबकि आधुनिक प्रजातियों के जबड़े बहुत कम आगे निकले मिलते हैं। मुख की जो आकृति है वो सामान्यतः चौड़ाई, लंबाई, गाल की हड्डियों की आकृति इसके आधार पर निर्धारित की जाती है। आठवां कारक है आंखों का रंग और बनावट। आंखों का रंग तो सामान्यतया काला ही मिलता है, लेकिन आंख की पुतली का रंग अलग अलग प्रजातियों में अलग अलग मिलेगा। आंखों की बनावट की दृष्टि से आंखें तिरछी बादाम की तरह हो सकती हैं, खुलने की आकृति तिरछी हो सकती है। फिर नवां कारक है होठ का आकार। विभिन्न प्रजातियों में निचला होठ मोटाई की दृष्टि से अलग अलग होता है। निग्रोइड और अफ्रीकी प्रजातियों के मनुष्यों में नीचे का होठ मोटा और फूला हुआ होता है, जो दिखाई भी देता है, जबकि इसके विपरीत कई प्रजातियों में होठ की आकृति महीन और पतली मिलती है। तो इस प्रकार से ये वे आधार थे जिसके आधार पर मानव प्रजातियों का वर्गीकरण किया जाता है। अब अगली कक्षा में हम मानव प्रजातियों का वर्गीकरण मुख्य हिस्सा इसके बारे में पढ़ाई करेंगे।